सादिया, मुझे ये बताइए कि ये जो हम बात करते हैं इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर की, ये क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे रीजन पे? सवाल है मेरे लिए कि क्या हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को समझते भी हैं या नहीं। तो हमारी जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर के लिए के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है वो किन सोर्सेज से इन्फॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ आमतौर पे तासुर पाया जाता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो एक इंडिया का आज से 2,500-3 हज़ार साल पहले एक फ़िलासफ़र था कुटिल्या, जिसकी सोच को हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर के हवाले से यानी हम समझते हैं कि उसका इम्प्रेशन, उसका इम्प्रिंट है इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर के ऊपर। लेकिन अगर आप इंडिया में जाके स्कॉलर्स के साथ बात करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी आपने महाभारत पढ़ी है, आपने इंडिया के हवाले से जो उनका मतलब बहुत सारे वैदिक ट्रेडिशंस हैं जिनको आपने पढ़ा है, उसमें जंग को किस तरह से महाभारत में कंसेप्चुलाइज किया जाता था, क्या आपने वो पढ़ा है। और यहाँ पे बिलअमूम यानी बहुत चंद, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने उन सोर्सेज को पढ़ा है जिनसे इंडियंस अपने लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि इंडिया में जाके वहाँ इंडिया को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और उनके ऑथर्स को जितना एक्सटेंसिवली और सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट के नहीं, जितना ब्रॉडली और जितना एक्सटेंसिवली हम पढ़ सकते हैं पढ़ें, ताकि मिसपरसेप्शन से। ठीक है सादिया, मुझे ये ज़रूर आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की, तो क्या इसको बरकरार करने के लिए, रखने के लिए, क्या दोनों साइड्स पर दबाव डालना ज़रूरी है कि वो अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो कम करें, जो उनकी हथियारों पर रिलायंस है उसको ख़त्म करें और इस तरह के स्टेप्स लें तो आपका जो एक बैलेंस ऑफ पावर का जो एक आप सिस्टम कह सकते हैं वो साउथ एशिया में मेंटेन होगा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आएगी। इसके लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि वो तो खैर एक उसके फिर आगे कई सवालात पैदा होते हैं कि कौन प्रेशर डाले। वो प्रेशर क्या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम दोनों ममालिक की अपनी जो ऑडियंस, जो अपनी पब्लिक है, जो अफेक्टी है कॉन्फ्लिक्ट की, क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल इंटरलॉक्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी अपनी एक सियासत शुरू हो जाती है। पब्लिक जो है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड भी है या नहीं इन टर्म्स ऑफ उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, तो वो तो काफ़ी एक गंभीर सा उसका जवाब है। लेकिन मेरे ख़्याल से चंद चीज़ें जो रियासती इदारों के लिए करनी दोनों तरफ बहुत ज़रूरी हैं, वो ये कि आप अपनी सिक्योरिटी की कैलकुलेशंस के वक्त जब हम सोच रहे होते हैं तो उस वक्त हम ये जो डिसिप्लिनरी ट्रैप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि जितना कुछ हम स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डिस्कोर्स के अंदर पढ़ते हैं और उसी के मुताबिक हम समझते हैं कि सिक्योरिटी इस तरह से अचीव की जा सकती है। रिपोर्ट्स आलमी बैंक की, एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की और आईएमएफ काफ़ी ज़्यादा जो इंडिकेट कर रहे हैं हमारा अगले 2 साल भी वो बड़े क्रूशल हैं और बड़े मतलब उसमें घबराहट है। इस पे ज़रा समझाएं ताकि आम आदमी जो कन्फ्यूजन का शिकार है, समझ नहीं आ रही कि हालात जा किधर रहे। देखिए, ये तीनों रिपोर्टें हमारे सामने एक निस्बतन मायूसी के आलम की तरफ जो है निशानदेही कर रही हैं आने वाले सालों में। उसकी वजह ये कि हमने बड़ी ताख़ीर कर दी अपने घर को दुरुस्त करने के अंदर। सही है, अभी 9 महीने तो यहाँ निकल गए। और मैं आपसे बताऊं, दिसंबर 2017 में हम इस मकाम पे पहुंच गए थे कि हमें आईएमएफ से मदद लेनी चाहिए थी। अच्छा, मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं बार बार कि अगर आपके जिस्म से खून बह रहा है तो कोई भी ये तसव्वुर कर सकता है कि इसको बहने दिया जाए, इसका सद्देबाब ना किया जाए। 100% रोकेंगे। ठीक है जनाब, और फौरी तौर पे भाग दौड़ करके अस्पताल में मरहम पट्टी जो भी है कराई जाए। अगर जिस दिन आपके रिजर्व्स गिरने शुरू हो जाए, आपका मामला यही है। इन्होंने बजाय इसके कि रिज़र्व जब गिरने लगे थे तो इसकी तलाफ़ी का काम करते, इन्होंने मज़ीद बोरोइंग कर ली और 16, 17, 17, 18 के अंदर जो है कोई 12-15 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व्स को इस्तेमाल करने के अलावा आपने फॉरेन लायबिलिटीज़ भी क्रिएट कर ली, बोरोइंग भी कर ली। तो हम तो बिल्कुल एक तरह से यानी आखिरी हदों को छूने लगे। तो अब ये यानी जिस चीज़ को ये ताबीर कर रहे हैं कि मैं आईसीयू से निकाल के नॉर्मल बेड पे लेकर आ गया हूँ, वार्ड में आ गया, तो वो तो 8 अरब डॉलर का, 9 अरब डॉलर का आपने मजीद कर्जा ले लिया है। और वो जी बिल्कुल ले लिया, वो कर्जा ले लिया और वो भी ख़त्म ना। आप वहीं खड़े हुए
اس سے کم ہیں جہاں پر آپ آئے تھے 18 اگست کو جی اور ملک پر 8 ارب روپے 9 ارب روپے کا قرضہ بھی چڑھ گیا جی مزید. تو میری عرض یہ ہے کہ اب اس کے سد باب کا کام شروع ہوگا جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا, ٹھیک ہے, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت آپ کی یہ ریزروز گرنا بند ہو جائیں گے, ایک جگہ اسٹیبل ہو جائیں. سب سے پہلا کام یہ ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے جناب, کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا, لوگوں کو یہ اعتبار ہو گیا کہ جناب یہ اب سنجیدگی سے کام ہوگا, نظم و ضبط کے ساتھ کام ہوگا, اب یہ اللے تللے نہیں چلیں گے. یہ فسکل ڈیفیسٹ جہاں کھڑا ہے 7.6% کا, ایف ایم نے یہ کہا ہے, وہ پہلے سال میں 5% کے اوپر آئے گا, اور اس کو کرنے کے لیے میں پہلے بھی جی آپ کو دیکھیں ٹیکس بھی لگانے پڑیں گے اور ایکسپینڈیچر بھی کٹ کرنا پڑے گا, یہ سارے کام ہوں گے. اس کے بعد جو ہے جب اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ایگریگیٹ مجموعی ڈیمانڈ ہے اسے کم کر, یہ بریک لگانے کی بات ہے. صحیح ہے, گاڑی چل رہی تھی, کاربوریٹر جو ہے آپ کا وہ گرم ہو گیا تو آپ روک لیتے ہیں, اس میں پانی ڈالتے ہیں, پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تب چلتا ہے. وہی صورت ہے. تو یہ وہی صورت ہے. تو یہ 1 سال کم از کم لگے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں 19-20 تو لگا. صحیح ہے سر. نیکسٹ ٹاپک پہ جانے سے پہلے صرف جو میرا کنسرن ہے وہ یہ کہ اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی, آئی ایم ایف سے پیکج لینے کے بعد کیا ہمارے ملک میں معیشت پہ جو اتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریڈیوس ہو جائے گی؟ یہ اس وقت تو دیکھیں حوالے ہوتے ہیں, جس حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اس میں کمی آ جائے گی, لیکن پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کی کارکردگی جو ہے لوگوں کے سامنے ہوگی. جی میں وہی اصل کنسرن یہ ہے کہ اس میں میں نے جیسے آپ سے کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پروگرام لینا آسان ہے, چلانا مشکل. اس کو حاضر ہے آپ نے اس کو سسٹین کرنا.